नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपकी प्रेपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेबीटी टेट का एक पेपर जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है और उसका हिंदी सेक्शन हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है महाजनी वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला, कुटिल वर्णमाला या सामी वर्णमाला। तो संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर हमारी देवनागरी वर्णमाला वर्गीकृत है। बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें तो जो ये महाजनी वर्णमाला है, ये हिस्टोरिक पीरियड में जो नॉर्थ इंडियंस जो आपकी मारवाड़ी, हिंदी और पंजाबी थी, उसमें ये अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी महाजनी स्क्रिप्ट। कुटिल वर्णमाला को हम उत्तर लिच्छवी वर्णमाला भी कहते हैं या फिर उत्तर लिच्छवी लिपि, तो इसका संबंध लिच्छवी से है, लिच्छवी काल से। सामी वर्णमाला संबंधित है हमारी जो फोनीशिया जो कि एक प्राचीन सभ्यता थी, भूमध्य सागर के तट के साथ साथ स्थित थी, वहाँ पर सामी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो सामी लिपि फोनीशिया प्राचीन सभ्यता से संबंधित, कुटिल वर्णमाला लिच्छवी से संबंधित और महाजनी वर्णमाला अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड से संबंधित उत्तर भारत में मारवाड़ी, हिंदी और पंजाबी के लिए। अगला सवाल है कि कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है? विभावना, प्रतीप, अन्योक्ति, असंगति। तो इन चारों ऑप्शंस की तरफ अगर देखें तो सबसे पहले विभावना की बात करें तो विभावना में देखिए क्या होता है, बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है। बिना कारण के कार्य का होना, जैसे कि एग्जाम्पल है नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, यानी कि अचानक ही नाच उठे बिना वारिश के मोर, यानी बिना कारण के ही मोर नाच उठे या बिना कारण के ही कार्य हो गया। तो यह है विभावना अलंकार। प्रतीप अलंकार की बात करें तो प्रतीप अलंकार उपमान उपमेय से संबंधित है। उपमान उपमेय से संबंधित है। उपमान उपमेय जानते होंगे आप, जब एक की तुलना दूसरे से की जाए, जैसे कि उपमान आपका चांद हुआ और उपमेय हुआ आपका मुख। तो जब हम कहते हैं कि मुख चंद्र सा है, कि मुख कैसा है, मुख चंद्र सा है, तो यहाँ पर हम जो तुलना कर रहे हैं वो उपमेय की उपमान के साथ कर रहे हैं। उपमेय की उपमान के साथ कर रहे हैं कि मुख जो है वो किसके समान सुंदर है, चांद के समान सुंदर है। तो ये तो होता है हमारा उपमा अलंकार। लेकिन जब हम उल्टा कर दें, उपमान को उपमेय में बदल दें और उपमेय को उपमान में, कैसे? मैंने उदाहरण दिया आपके पास, मैंने कहा मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र है। अब मुख चंद्र सा नहीं है, मुख सा चंद्र है। यहाँ पर उपमान बदल गया है, उपमेय बदल गया है, एक दूसरे को बदल दिया है। यहाँ पर उपमान बन गया है मुख और उपमेय बन गया है चंद्र। तो जब ये उल्टा हो जाता है, उपमान उपमेय की जगह बदल जाता है, वो होता है हमारा प्रतीप अलंकार। विभावना जिसमें बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, प्रतीप अलंकार जिसमें उपमान उपमेय बदल जाते हैं। या कुछ लोग इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं कि प्रतीप अलंकार में जो आपका उपमान है वो लज्जित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि चांद तो सबसे सुंदर है, लेकिन जब इस वाक्य में चांद को इन्फीरियर करार कर दिया गया और कहा कि मुख चांद से ज़्यादा सुंदर है, तो इसमें हम कहते हैं कि उपमान को लज्जित कर दिया गया। तो ये होता है प्रतीप अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार में हमारा अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। कहने का मतलब क्या है? जब उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या फिर कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने आपसे कहा कि एक बहुत फेमस होगा जो कि कवि बिहारी ने ये कहा था महाराज जय सिंह को। तो उन्होंने कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि ना पराग है ना मीठा मधु है, नहीं विकास ही काल,
कि ना विकास हो रहा है। अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल, कि जो भौरा है वो फूल से ही बंधा पड़ा है, आगे कौन देखेगा। तो ये अगर देखा जाए तो वैसे तो कहानी में यहाँ पर भौरे की बात या फिर शहद की बात, पराग की बात, कली की बात हो रही है, पर वास्तव में देखिए कार्य कहीं और हो रहा है, पर वास्तव में कहा किस लिए था, कारण क्या था? कारण था कि कवि बिहारी महाराज जय सिंह जो है उनको स्थिति का बोध करा रहे थे कि वो अपने राज्य के कार्य जो दायित्व है उसको भूल गए हैं और छोटी रानी के प्रेम पास में जकड़े हुए हैं। तो यही होता है अन्योक्ति अलंकार, जिसमें कारण एक जगह और उस कारण को दूसरी जगह प्रस्तुत किया जाता है। असंगति अलंकार की बात करें तो असंगति अलंकार होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा हृदय घाव मेरे पीर रघुवेरे, कि घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है, यानी कि कार्य और कारण दोनों में संगति जब ना हो तो वो हो जाता है असंगति अलंकार। अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल का अर्थ जो आंसर है वो है अन्योक्ति अलंकार, जिसमें कारण एक और कार्य दूसरी जगह होता है। अगला सवाल है, हिंदी की कंठ्य ध्वनियाँ हैं त थ द ध च छ ज झ क ख ग घ ट ठ ड ढ। तो हिंदी की जो कंठ्य ध्वनियाँ हैं, अगर आपने उच्चारण स्थान पढ़ा था तो हमने कहा था कि पूरा का पूरा क वर्ग किससे कहा जाता है? कंठ से। क वर्ग के बाद आता है च वर्ग और कंठ के बाहर को आता है तालु। तो च वर्ग तालु से। च के बाद आता है ट वर्ग, तालु के बाद आता है मूर्धा। तो ट वर्ग मूर्धा से। तो ट के बाद आता है त वर्ग और मूर्धा के बाद बाहर की ओर होते हैं हमारे दंत, और उसके बाद आता है प वर्ग और प वर्ग दांत के बाहर होते हैं हमारे ओष्ठ। तो कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ्य ध्वनियाँ है क ख ग घ। भारत के किस विदेश मंत्री ने सर्वप्रथम विदेश में जाकर हिंदी में भाषण दिया? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल? तो इसका जो सही जवाब है वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे और 1977 में जब वो विदेश मंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई। उस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में जाकर हिंदी में भाषण दिया था, जिसकी काफ़ी प्रशंसा की गई थी। तो सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी? तो छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली है और ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ये संबंधित है हमारी पूर्वी हिंदी से। श्रृंगार रस का स्थाई भाव कौन सा है? देखिए रस में आपको अधिकतर ये स्थाई भाव ही पूछे जाते हैं। तो रस अगर आप जानते होंगे, पहले थे 9 अब हैं 11। तो श्रृंगार रस जो है, देखिए रस होते क्या हैं? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब किसी काव्य को पढ़ते समय आनंद प्राप्त होता है तो उसे ही हम रस कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि श्रृंगार का स्थाई भाव क्या है, यानी श्रृंगार रस क्या है? तो इसका स्थाई भाव होता है रति या फिर हम कहें प्रेम। जिस काव्य को पढ़कर आपको प्रेम के भाव जागे, रति के भाव जागे, वो होता है आपका श्रृंगार रस। शोक के भाव कौन से रस को सुनकर आते हैं? तो शोक के भाव आते हैं हमारे करुण रस को सुन के। क्रोध के आते हैं रौद्र रस को, और भय के आते हैं भयानक रस को। तो रस होते कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। ये थे पहले 9 जो माने जाते थे, और बाद में फिर 2 और आए, एक वात्सल्य और दूसरा भक्ति। तो श्रृंगार रस किससे संबंधित है? ये है रति यानी प्रेम से, जिससे प्रेम रूपी स्थाई भाव आपके अंदर आते हैं। शोक जो स्थाई भाव है वो है करुण का, क्रोध है रौद्र का और भय है भयानक रस का। आगे देखते हैं अगला सवाल। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण तालव्य ध्वनि यानी कि कौन सा निम्न में से ध्वनि है जो अल्प प्राण भी है और साथ ही साथ तालु से बोली जाती है? तो अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण होते थे हमारे 1 3 5,
अगर आप नहीं जानते ये 1 3 5 तो वर्णमाला का जो टॉपिक है हमारा उसे देखें आप। बहुत से सवाल हैं वर्णमाला से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सभी के सभी लगभग उसमें कवर किए गए हैं। तो अल्पप्राण होते हैं आपके 1 3 5, तो ध हमारा है चौथा, झ भी है चौथा, तो ये दोनों कट हो गए। ज होता है हमारा च छ ज तीसरे नंबर पे, और त थ द द न ये होता है 5वें नंबर पे, तो ये दोनों ही है अल्पप्राण। अब बात आती है कि तालव्य से कौन बोला जाता है? न। ये न पंचम वर्ण है जो कि नासिका से बोला जाता है, तो हमारे पास रह गया ज। और पूरा का पूरा च वर्ग यानी च छ ज झ जिसमें कि ज आता है ये बोला जाता है तालु से, तो आपका ज होगा सही आंसर, जो अल्पप्राण भी है और तालु से बोला जाता है। और अल्पप्राण देखे जाए तो 2 हैं, ज और न, लेकिन अल्पप्राण तालव्य वो है ज। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 10, 8, 13 या 20? तो गणों की संख्या होती है 8। तो ये जो गण है ये किससे संबंधित है? ये गण जो है हमारे ये संबंधित होते हैं छंद से। छंद देखिए, छंद के भी खूब सारे अंग होते हैं। तो जैसे कि चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, गण, जिसकी बात यहाँ पे है, गति, यति, विराम, तुक। तो आगे ये गण भी 8 तरह के होते हैं। अगर आपने कभी छंद देखे होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा ये इस तरह लिखा होता है, इस तरह के साइंस होते हैं, इस तरह के साइंस होते हैं। तो ये यही होते हैं आपके गण। ये 8 तरह के होते हैं ये गण। तो छंद के अंतर्गत होते हैं आपके गण और गणों की संख्या मानी जाती है 8। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि क धन री ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? करी, क्री, क्री या करी? तो इसका जो सही जवाब है वो है क्री। ये अब देखिए, जो हम इस क्री की बात कर रहे हैं, इस क्री की बात कर रहे हैं, ये री का रूप नहीं है, ये रॉ का रूप है। रॉ का अगर मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था 4 रूप होते हैं। एक ये रॉ का एक जो आपका रॉ का रेफ रूप होता है ये रॉ, और आपका रॉ का पदेन रूप होता है। पदेन रूप कौन सा? पदेन रूप होता है आपका, जैसे हम लिखते हैं ये ट्रक, तो ये वाला रूप, या फिर हमने लिखा द्र, ये वाला रूप, और 3 रूप, 4 नहीं 3 रूप। एक ये 2 आपके पदेन रूप है और एक आपका रेफ रूप है, ये होते हैं र के रूप। लेकिन री के रूप की बात करें तो री का रूप होता है ये है री का रूप। तो क धन री बन जाएगा क्री। क्री ये है री का रूप। आगे देखते हैं अगला सवाल। रूढ़ी शब्द छांटिए। सेनापति, पीताम्बर, पंकज, पुस्तक। तो शब्द के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। रूढ़, यौगिक, योग। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का विग्रह करने पर फिर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसा कि अगर मान लीजिए हम सेनापति का विग्रह करते हैं तो टूट के क्या निकलेगा? सेना और पति, तो ये रूढ़ नहीं है। पीताम्बर, पीताम्बर जो है हमारा, ये हमारा आता है योग रूढ़, और पंकज भी आता है योग रूढ़, क्योंकि जब इनको तोड़ते हैं तो ये बनता है पीत और अंबर, जो कि है पीले वस्त्र, लेकिन पीताम्बर हम कृष्ण को कहते हैं। पंकज जो कि टूट के बनता है पंख, और ज पंख कीचड़, ज जन्मा, कमल को हम पंकज कहते हैं। और पुस्तक, पुस्तक को देखिए हम तोड़ें तो इसका आगे फिर तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसका तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ये है हमारा रूढ़ शब्द, जबकि पीताम्बर और पंकज है योग रूढ़, और सेनापति ये है हमारा यौगिक शब्द। ये है यौगिक, ये दोनों हैं योग रूढ़, और ये जो रूढ़ी शब्द है ये वो है हमारा पुस्तक, जिसको तोड़ने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रह जाते। अगर आप इसको तोड़ देंगे ये बन जाएगा पू और स्तक, या पुस या तक, या पुस्त या क, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आगे बात करते हैं कि अर्ध स्वर है म स ख य। तो अर्ध स्वर जो है आपका वो है य।
देखिए हम य, र, ल, व की बात करें तो य और व हमारे माने जाते हैं अर्ध स्वर, क्योंकि जब आप य और व कह रहे होते हैं तो उसमें यानी स्वरों की आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं अर्ध स्वर। तो र की बात करें, इसे प्रकरणी या लुंठित प्रकरणी कहा जाता है। प्रकरणी क्योंकि इसे बोलते समय आपकी जीभ थरथराती है। और ल को कहा जाता है पार्श्व, इसके बोलते हुए आपकी मुंह जो जीभ है वो पार्श्व रूप से मुड़ जाती है वो। अगला सवाल है आपके पास, यह महिला क्या कर रही है में यह है, यह क्या है? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या सार्वनामिक विशेषण? देखिए जब हम यह की बात करें और ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण हो तो थोड़ा सा देखिए उस सेंटेंस को। यहाँ पर लिखा है यह महिला, तो यह वैसे तो एक सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम को जब हम किसी संज्ञा से पहले इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि महिला कौन सी है? ये वाली, उस महिला की विशेषता बता रहा है वो यह शब्द, और अपने आप में सर्वनाम भी है। तो यह महिला में यह क्या होगा? यह होगा सार्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से, वैसे तो यह एक सर्वनाम है, लेकिन जब हम सर्वनाम का प्रयोग जब संज्ञा से पहले होता है, संज्ञा से पहले जब हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो वो सर्वनाम नहीं रहता, वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगला सवाल देखते हैं, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं जैसे कि ये हो गया एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, तो ये है द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल किस शब्द में नहीं इस्तेमाल हुआ है? तो श्वेत में इस्तेमाल नहीं हुआ है द्वित्व व्यंजन का। द्विकर्मिक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? नमिता हंसती है, वो रामायण पढ़ता है, धोबी कपड़े धोता है, किराएदार को मकान दिखाओ। द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म निकल कर आए। नमिता हंसती है, क्या हंसती है? इसमें तो कर्म ही निकल के नहीं आया, तो ये तो अकर्मक क्रिया है। वह रामायण पढ़ता है, क्या पढ़ता है? रामायण, ये सकर्मक है लेकिन एक ही कर्म है। धोबी कपड़े धोता है, क्या धोता है? कपड़े, तो एक ही कर्म निकल के आया, सकर्मक लेकिन एक ही कर्म है, और ये तो हमारा अकर्मक है। किराएदार को मकान दिखाओ, क्या दिखाओ? मकान, क्या दिखाओ? मकान, एक कर्म निकल के आया, किसको दिखाओ? किराएदार को, ये दूसरा कर्म निकल के आया। तो दो कर्म यानी द्विकर्म क्रिया कौन सी है? डी ऑप्शन हमारी, किराएदार को मकान दिखाओ। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कहता है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? संधि हम कर चुके हैं, तो देखिए ज़रा अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि प्रथम पद के अंत में हो उ, द्वितीय पद के प्रारंभ में हो ए, तो ऊ ए इकट्ठा बोले हम, ऊ ए क्या बनाते हैं वे, तो वही वे इधर बना। ऊ हमने इस्तेमाल कर लिया, ए भी हमने इस्तेमाल कर दिया, ऊ ए का क्या बनाया हमने? ये वे, और नौ आधा रह गया और आगे क्षण। ऊ ए को हमने इस्तेमाल किया वे बनाने में, और आगे क्षण रह गया, पीछे अन रह गया आधा नौ, तो ये बन गया अन्वेषण। तो ये आपका सही ऑप्शन है। और अगला सवाल है कि आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? आर्द्र का विलोम शब्द होता है शुष्क। आर्द्र होता है नमी, तो उसका विलोम होगा शुष्क। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास शुद्ध शब्द छांटिए। अनुशंसा, निरोग, आशीर्वाद, श्रीमती। तो श्रीमती जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस तरह, श्रीमती या वधु, बड़ी मात्रा लगती है। ये आशीर्वाद नहीं है, अगर आप ढंग से पढ़े, ये लिखा है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद कैसे होगा? आशीर्वाद। निरोग, निरोग होता है ये, और निरोग की संधि अगर आपको याद हो, निधन रोग। और अनुशंसा, अनुशंसा है आपका सही रूप से लिखा हुआ। अनुशंसा का अर्थ होता है रेकमेंड करना। जैसे कि आप जब आप किसी व्यक्ति को रेकमेंड करते हो या किसी प्रार्थना पत्र को रेकमेंड करते हो, तो कहते हैं कि आपने अनुशंसा की, आपने रेकमेंड किया उस व्यक्ति को।
आगे है मनु धन अंतर की संधि है। मनु धन अंतर की संधि है मनवंत्रः, मनुंत्रः, मनोंत्रः, मनुवंत्रः। तो उ और अ किसकी आवाज दे रहे हैं? व की। उ अ व उ अ। तो ये होगा मनवंतर। उ और अ ने बनाया हमारा व, और फिर ये जो आपका नौ है ये रह गया आधा। उ अ ने बना दिया व, और आगे था अंतरह। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, मनुधन अंतर मनवंतर। आगे बात करते हैं, मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीनाक्षी, मीन, शफरी, मकर। तो मीन, शफरी और मकर ये तीनों मछली के पर्यायवाची है। मीनाक्षी मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीनाक्षी आपका दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का, मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह आंख वाली, मछली की तरह आंख वाली, ना कि इसका पर्यायवाची मछली होता है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची होता है दुर्गा, और मीन, शफरी और मकर का पर्यायवाची मछली होता है। शुद्ध शब्द छांटिए। गत्यावरोध, गतिवरोध, गत्यवरोध या गत्यावरोध। तो ये भी देखा जाए तो संधि से ही संबंधित है। कैसा कि जब गति धन अवरोध होता है, गति धन अवरोध होता है, तो इ और अ, ई बना देता है य। तो ये ग त रह गया आधा, यहाँ पे इ और अ ने बनाया य, और वरोध, गत्यवरोध। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि जो शुद्ध वर्तनी है वो हम एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है, कहीं से भी शुद्ध वर्तनी उठाई जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर संधि से उठाई गई है गत्यवरोध। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल कहता है कि महत्व का विग्रह है। महत्व का विग्रह है महाधंतव, महादंतव, महदंतव, महदंतव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ये ऑप्शन। मैंने आपको संधि विच्छेद में बताया था कि जहाँ पर दो इकट्ठे हों, हालांकि मैंने एक आधा एक पूरा बताया था, लेकिन यहाँ पे देखें आप तो दो हैं, एक ये त है और एक ये त है। तो जो पहले वाला है वो किस में बदल जाता है? जैसे मैंने आपको कहा था कि च च हो, ट ट हो, तो ये जो पहले वाला है हमारा ये बदल जाता है त में। और यहाँ बाय चांस ही आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दो त इकट्ठे कर दिए हैं। तो जो पहला दो त इकट्ठे कर दिए हैं, तो जो पहला वाला त है उसे हम इस तरह से लिखेंगे, और तो वो बन जाएगा महत धन तव। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मैंने कहा मट्टिका, तो इसकी संधि क्या होगी? ये पहला वाला त में बदल जाएगा, मत धन टीका, मत धन टीका मट्टिका। उसी तरह से यहाँ पर हुआ है, यहाँ हुआ है हमारा, ये था हमारे पास महत्व, तो ये एक त इस तरफ आ गया संधि में और दूसरा दूसरी तरफ चला गया, तो ये होगा संधि विग्रह महत्व का। निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। दुग्ध, कर्म, गेहूं, नृत्य। तत्सम तद्भव के बारे में आप जानते ही होंगे। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के थे और जब हिंदी में आए तो एज इट इज़ ही रहे, वो है तत्सम। जैसे कि दुग्ध की अगर आप बात करें तो ये तत्सम है, ये संस्कृत में भी ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में भी आप इसे ऐसे लिख सकते हो। कर्म भी तत्सम है, नृत्य भी तत्सम है। गेहूं एक तद्भव है। तद्भव वे होते हैं जो पहले संस्कृत के थे और बाद में बदल गए। जैसे दुग्ध अगर आपका तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है? इसका तद्भव है दूध। कर्म तत्सम है, इसका तद्भव है काम। नृत्य तत्सम है, इसका तद्भव है नाच। उसी तरह गेहूं भी एक हमारा तद्भव है, गेहूं भी एक हमारा तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? इसका जो गेहूं का तत्सम होता है वो होता है गोधूम। गोधूम, या फिर कई जगह आपको ऑप्शन में गोधूम भी लिखा होगा, गोधूम। तो ये होता है गेहूं का। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है इसमें सी, की निम्न में से तद्भव है गेहूं जिसका तत्सम क्या है? गोधूम या गोधूम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, कहावत का सही अर्थ क्या है? यानी कि आगे नाथ न पीछे पगहा, ना आगे कोई ना पीछे कोई, सबसे अलग, सबके साथ निपुत्र या परम स्वतंत्र। तो सही आंसर होगा हमारा परम स्वतंत्र। कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से
असंबद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है। ये जो टॉपिक है हमारा, ये आता है हमारा शब्द से संबंधित। और शब्द शक्ति अगर आप देखें, ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी ये होती है? अभिधा, व्यंजन, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और ये जो प्रयोजवती है, ये लक्षणा का ही एक हिस्सा है। देखिए इसमें क्या होता है, जो अभिधा होता है उसमें जो है आपका जो वाक्य अगर आप लिख रहे हैं, सभी जो वाक्य में जो शब्द हैं उनका जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ रहता है। जो आपका अभिधा है उसमें सामान्य अर्थ रहता है। जैसे कि मैंने कहा बैल खड़ा है, तो कोई अलग मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है, बैल ही खड़ा है। लेकिन जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ ना आए और वो उससे संबंधित कोई अन्य अर्थ बताए, तो वो होता है लक्षणा। जैसे कि कहा कि मुझे देखते ही वो 9-2-11 हो गया, वो 9-2-11 हो गया। यहाँ पर 9-2-11 का मतलब क्या हुआ? भाग गया। सामान्य अर्थ को बता के अन्य अर्थ बताया लक्षणा में। और जब कोई विशेष ही अर्थ बताए, मुख्य अर्थ से असंबद्ध अर्थ, मुख्य अर्थ से हटकर कोई और ही अर्थ बता रहा हो, तो वो होता है हमारा व्यंजना। जैसे कि छुट्टी की घंटी बज गई। छुट्टी की घंटी बज गई का मतलब है कि अब बैग उठाओ और घर की ओर चलो। या फिर पुजारी कहता है कि प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल हो गया यानी कि पूजा का समय हो गया है। तो जब सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ का बोध मुख्य अर्थ से असंबद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता रखी जाए, वो होती है व्यंजना। तो इसका जो सही जवाब है वो है व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना वो शब्द शक्ति है जो मुख्य अर्थ से असंबद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। अव्ययीभाव समास। अच्छा, पहले बहुव्रीहि की बात करते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई भी खंड प्रधान नहीं होता, ना प्रथम ना द्वितीय, दोनों खंड मिलके कोई तीसरा ही बना देते हैं। द्विगु में प्रथम खंड जो होता है आपका वो संख्यावाची होता है, प्रथम खंड संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष है हमारा जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। जब समास टॉपिक हम करेंगे तब आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या भिन्न वाक्य? तो सरल वाक्य होता है जो बिल्कुल सरलता से लिखा जाता है। संयुक्त वाक्य होता है कि जो 2 वाक्यों या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक वाक्य दूसरे पर निर्भर नहीं होता। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर नहीं होता। जैसे कि मैंने उदाहरण कहा आपका, उदाहरण लिया मैंने आपके लिए। मैंने सिंपली कहा कि प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो अगर इसको हम 2 भागों में तोड़ो तो कैसे बनेगा? प्रिय बोलो, असत्य नहीं बोलो, प्रिय बोलो, असत्य नहीं बोलो। तो 2 अलग अलग वाक्य बन गए, यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है। मिश्र वाक्य कौन सा है? मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी। कल हड़ताल होगी एक वाक्य निकल कर आया जो कि एक स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन पहला बात मैंने सुना है, आपने क्या सुना है? यहाँ पर कुछ अधूरापन है, यानी कि ये वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो वो होते हैं मिश्र वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। अगर मैं कहूँ प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, इसको अगर आप तोड़ें तो एक निकल के आएगा प्रिय बोलो, दूसरा निकल कर आया असत्य नहीं बोलो, यानी कि असत्य झूठ नहीं बोलो, और दूसरा प्रिय बोलो। दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। पर यहाँ पे मैंने सुना है, आपने क्या सुना है? आपको वाक्य पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि कल हड़ताल होगी। तो ये है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होते हैं जो कि देखिए संयुक्त और मिश्र दोनों ही 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जिसमें वाक्य स्वतंत्र रूप से निकल कर आए वो संयुक्त होंगे, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो वो होते हैं हमारे मिश्र वाक्य। जैसा कि यहाँ पे है, मैंने सुना है कि क्या कल हड़ताल होगी, तो ये है हमारा मिश्र वाक्य।
आगे देखते हैं। अज किसे कहा जाता है? अज कहा जाता है जी ब्रह्मा को। हो सकता है ब्रह्मा की जगह वहाँ पे आपको लिखा हो, शिव लिखा हो, या आपको कामदेव लिखा हो, विष्णु लिखा हो, तो वो भी अज को कहा जाता है। लेकिन मेनली अगर जब आपको ऑप्शन में इस तरह आए तो ब्रह्मा को अज कहा जाता है। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो वह वाक्य क्या कहलाता है? यानी कि जिस वाक्य में क्रिया क्रिया की प्रधानता हो वो कैसा वाक्य कहलाया जाता है? माफ कीजिएगा, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो, यानी कि जिस वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसमें प्रधानता किसकी हो? कर्ता की हो, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या संबंधवाच्य? देखिए, कर्ता का संबंध है तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म का संबंध होता तो कर्मवाच्य, और अगर भाव उसमें उमड़ रहे होते तो भाववाच्य। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा राम ने रोटी खाई। राम ने क्या खाया? रोटी खाई। रोटी क्या है? राम ने क्या खाया? रोटी खाई। राम ने रोटी खाई। रोटी किसने खाई? रोटी खाई राम ने। राम कौन है? राम है कर्ता। राम है कर्ता, तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तृवाच्य। राम ने रोटी खाई। रोटी किसने खाई? राम ने, तो राम है कर्तृवाच्य। गलत लिखा है कृतवाच्य, कर्तृवाच्य। और एक और एग्जांपल दिया, मैंने कहा राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। राम के द्वारा क्या खाया जाता है? रोटी खाई जाती है। रोटी का आया तो रोटी की प्रधानता दिखाई दे रही है। पिछले वाक्य में रोटी किसने खाई? राम ने, राम की प्रधानता दिखाई गई थी। दूसरे वाक्य में राम के द्वारा क्या खाया जाता है? रोटी, कर्म की प्रधानता दिखाई गई, तो वो होगा कर्मवाच्य। और अगर मैं कहूँ राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव उमड़ रहे हैं कि राम से खाया ही नहीं जाता, तो वो होगा भाववाच्य। तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध मुख्य रूप से कर्ता से दिखे वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म से दिखे वो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव से दिखे वो भाववाच्य। आगे देखते हैं। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला होता है हमारा पिपासु, जागृत या जिज्ञासु या सुविज्ञ, तो वो होता है जिज्ञासु। देखिए, जो पिपासु होता है वो पीने की इच्छा रखने वाला होता है। जो जागृत होता है वो होता है सचेत। सचेत। और मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जागृत जो है ये भी शुद्ध रूप नहीं है, आपसे जागृत की शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है तो वो जागृत होता है। जागृति हो सकता है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। सही जो होगा वो होगा जागृत। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला, और सुविज्ञ की बात करें, सुविज्ञ होता है जो सब जानता हो, जो ज्ञाता हो। और देखते हैं अंतिम सवाल। मुख्य शब्द का विलोम बताइए। अप्रसिद्ध, सामान्य, रिक्त या गौण, तो मुख्य का विलोम होता है गौण। जैसे कि जब आप पढ़ते हैं क्रिया, तो एक मुख्य क्रिया होती है, एक गौण क्रिया होती है, जो कि हमने एग्जाम्पल किया अभी पीछे। जो अभी सकर्मक अकर्मक से आपसे पूछा गया था कि जो एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल क्या था? ये सवाल पूछा गया था कि किराएदार को मकान दिखाओ। तो किराएदार को मकान दिखाओ, दो कर्म निकल कर आ रहे थे, एक मकान और एक किराएदार। तो मकान था आपका मुख्य कर्म, और उसके विपरीत गौण कर्म कौन था? किराएदार, जो मुख्य नहीं था। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं आपके हिंदी जेबीटी टेट में। तो उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। तो अगर आप चाहते हैं हम और जेबीटी के क्वेश्चन पेपर टेट कमीशन के आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। और यदि पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।